Hello friends, I am Anju Bhatt on behalf of University of Technology. Today we are going to discuss MCQs of communication and network concept for upcoming basic computer vacancy. As we have already discussed about the syllabus of communication and network concept, so I give you a overview of what type of questions can come in a question paper. So let's start of communication एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट। किस टाइप के आपके एमसीक्यूज इसमें आते हैं, अ, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनके आंसर्स कैसे देने हैं, क्या आंसर्स होंगे, और थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू और करा दूंगी जो प्रीवियस लेक्चर में आपको कराया था। तो थोड़ा बहुत रिव्यू भी हो जाएगा उसमें और आपके आपके एमसीक्यूज भी उसमें क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, which type of topology is best suited for large businesses which must careful control and coordinate the operation of distributed branch outlets? अब इसके 4 आंसर्स हैं, 4 ऑप्शंस हैं। ए रिंग, बी लोकल एरिया, थर्ड हायरार्किकल एंड 4 डी स्टार। अब आपने टोपोलॉजीज पढ़ी थी। टोपोलॉजीज आपकी होती क्या है? टोपोलॉजीज बेसिकली, टोपोलॉजी एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क of how all the components are interconnected to each other. These are two types of topologies, physical and logical topologies. Physical topology के ही पार्ट होते हैं ये सारे। टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज में फिजिकल टोपोलॉजी के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं? बस, रिंग, ट्री, स्टार, मैश, हाइब्रिड, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के आपके टोपोलॉजीज हो सकती हैं। ये सारे आते हैं फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर। याद रखें, फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर आते हैं। लॉजिकल टोपोलॉजीज आपके आईपी एड्रेस हो सकते हैं। फिजिकल टोपोलॉजी में आपके यही स्ट्रक्चर्स होंगे। तो फर्स्ट जो बस था, बस में क्या होता है कि पहले जो स्टार्टिंग में जो चला था वो बस टोपोलॉजी ही चली थी। बस टोपोलॉजी में आपकी एक कोएक्सियल केबल होती है और वो बैकबोन केबल का काम करती है। उसी के साथ हैं सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। तो सिंगल केबल होती है, वो कोएक्सियल केबल की बनी होती है। काफी प्रॉब्लम आई कि अगर बैकबोन केबल ही खराब हो जाएगी तो पूरे सिस्टम ही शट डाउन हो जाएगा। तो इसमें ये प्रॉब्लम आती थी कि आपका वही कनेक्शन ही सिस्टम ही खराब, मतलब कोएक्सियल केबल ही खराब हो गई तो आपके सारा सिस्टम डाउन। तो इस वजह से फिर हम दूसरी टोपोलॉजीज यूज करने लगे। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? रिंग टोपोलॉजी में ये रिंग फॉर्म में होती है। ठीक है, रिंग फॉर्म में होती है। रिंग फॉर्म में होती है तो इसमें एक टोकन होता है। टोकन क्या करता है? उस रिंग फॉर्म में फ्लो करता रहता है, रिंग फॉर्म में मूव करेगा। उसके अंदर जो भी डेटा आपको भेजना है, लाना है, जो भी करना है वो उस टोकन फॉर्म में होगा। वो मूव करता रहेगा पूरे रिंग फॉर्म में। उसके बाद आपका आता है स्टार फॉर्म। स्टार फॉर्म में क्या होता है कि स्टार फॉर्म में सारे जो नोड्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। मतलब जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो स्टार फॉर्म में कनेक्ट होंगे। बीच में एक सेंट्रल हब होगा, उसके साथ सारे नोड्स कनेक्टेड होंगे। तो इसमें क्या है कि वायर्स कम यूज हो रहे हैं और इजीली ऐड और रिमूव कर सकते हैं हम किसी भी डिवाइस को या किसी भी नोड को। तो स्टार टोपोलॉजी का ये एडवांटेजेस होता है। उसके बाद मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। सारे कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और अगर हमें कोई भी डिवाइस ऐड और रिमूव करना पड़ेगा तो उसमें काफी डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि उसमें वायर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं और तो वायर्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। उसके बाद उसके बाद आपका आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी सबसे बड़ी टोपोलॉजी होती है। ट्री टोपोलॉजी एक ट्री फॉर्म में होती है, मतलब ट्री है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो ट्री के अंदर ही हम स्टार टोपोलॉजी यूज करते हैं। तो अगर हमें बढ़ानी है अपनी ब्रांचेस तो वो स्टार फॉर्म में ही बढ़ेंगी। ठीक है, स्टार फॉर्म एड ऑन होते जाएगा और वो ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी। तो जब भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन होती है फर्स्टली,
तो वो पहले कुछ सिंपल टोपोलॉजीज यूज करते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं आउट ऑफ इंडिया, वो पूरे वर्ल्ड वाइड वेब हो जाती है, तो फिर वो ट्री टोपोलॉजी यूज कर सकता है। लेकिन अभी हमें इसमें ऑप्शन एक ही दिख रहा है, स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि ये लार्ज बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें वायर्स का यूज कम होता है, ऐड और रिमूव इजीली कर सकते हैं। अगर कोई एरर आ रही है तो भी वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारी जो फंक्शनिंग होती है, सारी पावर जो होती है वो हब के पास होती है। जो भी इंफॉर्मेशन है स्टोर रहेगी वो हब के पास स्टोर रहेगी, मतलब एक सेंट्रल ब्रांच हो गई और उसके साथ सारे डिवाइसेस या सारे नोड्स कनेक्ट हो गए। ठीक है, ये क्लियर है आपका, इसका आंसर स्टार टोपोलॉजी होगा। सेकंड है आपका, विच लेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडिया। अब इसमें क्या सबसे ट्रांसमिशन मीडिया की सबसे क्लोजेस्ट जो लेयर है वो कौन सी होती है? तो हमने ओएसआई मॉडल पढ़ा था। ओएसआई मॉडल क्या होता है? ओएसआई मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। ओएसआई की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये आईओएसओ ने बिल्ड किया है। आईएसओ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इन द ईयर ऑफ 1984 में बिल्ड करा था ये ओएसआई मॉडल। ठीक है, ये बेसिक स्टडीज में यूज में आता है। तो इसके जो लेयर्स होती हैं वो बहुत 7 लेयर्स होती हैं, जो हम पढ़ते हैं 7 लेयर्स। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? सबसे फर्स्ट जो लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है। फिजिकल लेयर में क्या आते हैं? आपके फिजिकल मीडियम आ जाते हैं, विच थ्रू विच बिट्स आर ट्रांसमिटेड। अब इसका जो डेटा फॉर्म होता है वो बिट फॉर्म में होता है, मतलब अगर कोई डेटा ट्रांसफर करेंगे तो बिट फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करेंगे और फिर वो नेक्स्ट नेक्स्ट लेयर पे चला जाएगा। इसमें जो भी वर्किंग होगी वो बिट फॉर्म में होगी, मतलब 0 1 की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होगा, क्योंकि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो 0 1 की लैंग्वेज समझता है। ठीक है, उसके बाद आपका आया डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या आएगा? फिजिकल लेयर में आपकी सारी केबल्स आ जाएंगी। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ केबल्स यूज हो जाएंगी। जो भी आपका डेटा मूव करेगा वो इसी से ही जाएगा, फिजिकल लेयर पाथ से ही जाएगा। तो सबसे क्लोज जो लेयर है वो फिजिकल लेयर होगी इसमें, क्योंकि ट्रांसमिशन मीडिया में सबसे क्लोज लेयर फिजिकल लेयर ही होती है, क्योंकि सबसे फर्स्ट लेयर आपकी फिजिकल लेयर ही होती है। उसके अलावा फिजिकल लेयर के ऊपर आती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर है, इसमें जो डेटा मूव होता है वो फ्रेम फॉर्मेट्स में होता है। एक फ्रेम सेगमेंट फ्रेम फॉर्मेट में होता है कि इतने फ्रेम्स पर सेकंड ट्रांसफर होंगे, तो एरर फ्री फ्रेम्स देता है। उसमें कोई भी रिपीटेशंस नहीं होने चाहिए, अगर रिपीटेशंस होंगे तो एरर अकर हो जाएगी। और एक फ्रेम में 9 ही जो है डेटा 9 डेटा या 9 कैरेक्टर्स ही फिल हो सकते हैं। तो एक फ्रेम 9 फ्रेम का ही डेटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं, 9 या 10 फ्रेम का। रिपीटेशंस नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका एरर फ्री डेटा ट्रांसफर करता है। डेटा लिंक, डेटा का लिंक मतलब डेटा जो भी है उसका लिंक प्रोवाइड करवाता है। फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर से समझ में आ रहा है कि इंटरनेट का यूज होगा इसमें। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसमें जो भी डेटा मूव होगा वो पैकेट फॉर्म में होगा। ठीक है, सोर्स टू डेस्टिनेशन होगी, तो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी होगी तो पैकेट फॉर्म में ही होगी। जो भी आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो पैकेट फॉर्म में ही होगी और सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी होगी। तो नेटवर्क लेयर के बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है। इट प्रोवाइड रिलायबल मैसेज डिलीवर फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवर करेगा, तो रिलायबल डेटा ही ट्रांसफर होगा। और इसमें जो नीचे की 3 लेयर्स होती है, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर, ये आपकी रेस्पॉन्सिबल होती है नेटवर्क के लिए। और इनको हम हार्डवेयर लेयर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारा काम हार्डवेयर से रिलेटेड ही होता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल बोलते हैं, बिकॉज ऑफ ये आपका मीडिएटर होता है। अपर लेयर एंड लोअर लेयर को मिलाने के लिए मीडिएटर का काम करता है, डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है। इसको इसीलिए हम हार्ट ऑफ द ओएसआई लेयर बोलते हैं। और ऊपर की जो 3 लेयर्स होती हैं वो सॉफ्टवेयर लेयर्स होती हैं, जो क्योंकि यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर का काम होता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर से हमने डेटा ट्रांसफर कर दिया, वो सेशन लेयर में गया। सेशन लेयर क्या करता है? इट इज यूज टू स्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशंस।
ये क्या करता है, आपके सेशंस को मैनेज करता है, स्टैब्लिश करता है और फिर टर्मिनेट कर देता है सेशन को एज योर रिक्वायरमेंट। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपको नहीं चाहिए वो सेशन तो आप उसको टर्मिनेट हो सकते हो। जैसे आप सेशन का एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे मैंने कोई भी गूगल ओपन किया, गूगल की वेबसाइट ओपन करी, तो उसमें मैंने कुछ सर्च किया, जैसे सपोज ओएसआई मॉडल ही सर्च किया, तो ओएसआई मॉडल सर्च करने के बाद क्या होता है, उसके बाद ओएसआई मॉडल करने के बाद बहुत सारे टैब्स आ जाते हैं। तो मैं एक-एक टैब ओपन कर रही हूँ या एक टैब ओपन कर रही हूँ, उसके अंदर अगर टैब ओपन कर रही हूँ तो क्या है, वो आपके सेशंस हैं, ठीक है? उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है कि हम इट इज़ रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन, एन्क्रिप्शन। मतलब ये आपका क्या करता है, जो भी डेटा है उसको ट्रांसलेट करता है, कंप्रेस करता है और एन्क्रिप्ट करके आपको भेजता है। ठीक है, डेटा आपको कंप्रेस, अगर बड़ा है डेटा तो उसको कंप्रेस करके भेज देता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर, दिस इज द सर्विस टू द यूजर। यूजर के काम में आने वाली चीज है ये। यूजर का काम होता है इसमें, एंड यूजर लेयर होती है ये। इसमें सारे प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, IRC, SSH, DNS, ये सारे प्रोटोकॉल्स हम इसमें यूज करते हैं एप्लीकेशन लेयर में। प्रोटोकॉल्स पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये हमारे OSI लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर्स। ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कितनी लेयर्स होंगी, ऑफ कोर्स 7 लेयर्स हैं हमारी। उसके बाद OSI मॉडल और TCP/IP। TCP/IP भी एक मॉडल है जो अभी हम आपके कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या आपके मोबाइल में हम यूज करते हैं, क्योंकि आपका डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है वो TCP/IP के थ्रू ही होता है। क्योंकि अगर आपके सिस्टम में TCP/IP है तभी डेटा ट्रांसफर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो उसकी कितनी लेयर्स होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। उसकी 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन IPv4 डेटाग्राम इज। अब IPv4 क्या है, अब इसका आंसर क्या हो सकता है? आईपी तो आईपी एड्रेस, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv4 का फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अब IPv4 है, ये IPv4 की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई? पहले तो ये पता होना चाहिए कि IPv4 की रिक्वायरमेंट क्यों हुई हमें, क्योंकि हमारे जो आईपी एड्रेसेस हैं वो बहुत काफी कम हो गए थे, मतलब वो यूज में आ गए सारे, ठीक है। उसकी लेंथ पूछिए, मैं बताऊंगी आगे। तो उसकी जो यूज था आईपी का वो काफी ज्यादा यूज होने लग गया। तो इसलिए हम क्या कर रहे, हमने क्या किया, IPv4 बिल्ड किया। IPv4 जो बिल्ड किया वो एड्रेसेस के लिए बिल्ड किया। उसमें आपके हमें एड्रेस प्रोवाइड करता है ये IPv4। एंड IPv6 भी डेवलप किया उसके बाद। पहले IPv4 आया, फिर IPv6 आया, लेकिन IPv4 की नीड इसलिए हुई क्योंकि आपके आईपी एड्रेसेस कम पड़ रहे थे, क्योंकि आईपी एड्रेस की लेंथ जो होती है, एड्रेस होता है वो 32 बिट होता है, और IPv4 की जो लेंथ होती है 65535 होती है, ये इसकी लेंथ होती है, तो काफी ज्यादा होती है। तो हम इसमें अपने आईपी एड्रेसेस मैनेज कर सकते हैं। आपका IPv4 कुड बी एन 32 बिट आईपी एड्रेस, 32 बिट आईपी एड्रेस का होता है ये। तो इसकी जो लेंथ होती है इन बाइट्स में, ये बिट में था, आप इसको बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 65535 होगी, ये इसकी लेंथ है, तो काफी ज्यादा लेंथ है। और आपके जो आईपी एड्रेसेस हैं, जैसे सपोज मैंने कोई पोस्टपेड कनेक्शन लिया, तो मेरा वो आईपी एड्रेस फिक्स होएगा, ठीक है, फिक्स रहेगा कि मेरा आईपी एड्रेस है वो फिक्स है, क्योंकि मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। ऐसे ही अगर आप डेटा पैक लेते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं बार बार आईपी को। अभी ये आईपी था और जैसे ही डेटा पैक खत्म हुआ और नया आपने डेटा पैक लिया तो आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। अगर वाईफाई है आपके घर पे तो वाईफाई का सेम रहेगा, अगर जब तक आप उसको चेंज नहीं करें तब तक आपका आईपी एड्रेस सेम रहेगा। इसीलिए जब कभी हैकर्स और
हमें हैकिंग करनी पड़ती है, किसी को ट्रेस करना पड़ता है, तो आईपी एड्रेस की हेल्प से हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं उसको। क्लियर है? उसके बाद IPv6 जो है वो इससे ज़्यादा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ होता है, तो वो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल हम IPv4 पे ही हैं, इससे हमारा हो जाता है क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका which layer lie between the network layer and the application layer। नेटवर्क और एप्लीकेशन लेयर के बीच में जो लेयर लाई करती है वो कौन सी लेयर होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर, जो अभी मैंने आपको बताया ही है कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। उसके बाद विच इज ए प्रोसेस टू प्रोसेस प्रोटोकॉल एंड एड्स ओनली पोर्ट एड्रेसेस, check some error control and length information to the data from the upper layer। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? प्रोसेस टू प्रोसेस जो प्रोटोकॉल होता है वो कौन सा होता है? ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के ऊपर हम क्या यूज करते हैं? यूडीपी। यूडीपी है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी हम यूज करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर। जो चेकसम एरर कंट्रोल करता है, पोर्ट एड्रेस और लेंथ इंफॉर्मेशन देता है, वो यूडीपी होता है। यूडीपी और टीसीपी, इनमें डिफरेंस भी आता है, व्हाट इज यूडीपी एंड व्हाट इज यूडीपी। तो यूडीपी जो होता है वो आपका एरर कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड करवाता है और टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड करवाता है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि इसमें जो भी डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो पहले स्टैब्लिश करेगा कनेक्शन, उसके बाद डेटा ट्रांसफर करेगा। तो इसीलिए हम इसमें बोलते हैं 3 वे हैंडशेकिंग प्रोसेस यूज करते हैं हम। पहले हमने उसको इन्फॉर्म किया, सपोज मैं किसी को मैसेज भेज रही हूँ तो पहले मैं उनसे पूछूंगी क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, तो मैं उनको मैसेज कर रही हूँ, अगर वहां से रिप्लाई आएगा तभी मैं बात कर सकती हूँ। तो ये 3 वे हैंडशेकिंग प्रोसेस होती है, ये रिलायबल होता है और इसमें आपका डेटा लॉसेस के चांसेस बिल्कुल नील हो जाते हैं। यूडीपी क्या होता है? कनेक्शन लेस सर्विसेज होती है। तो यूडीपी इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये बेसिकली आपका कहाँ पे यूज आ रहा है? ये कनेक्शन लेस सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, कनेक्शन लेस सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांसमिशन जो होता है वो आपका बिना किसी चेक के, बिना किसी एक्नॉलेजमेंट के वो ट्रांसफर कर सकते हैं हम इजीली। लेकिन टीसीपी में नहीं होता है। टीसीपी में हम क्या करते हैं? पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, फिर वहां से रिस्पॉन्स आता है, फिर हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस होती है। इसमें एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस नहीं होती है यूडीपी में। आप बल्क में डेटा ट्रांसफर कर दो, आपको डिलीवरी की का मैसेज या एक्नॉलेजमेंट का मैसेज नहीं आएगा। तो ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है, सिक्योरिटी इशू होती है यूडीपी की। टीसीपी सिक्योर होता है लेकिन फास्ट जो ट्रांसमिशन होता है वो यूडीपी में होता है, टीसीपी में फास्ट ट्रांसमिशन नहीं होता है क्योंकि वो कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। नेक्स्ट है, which of the following is not an example of wireless communication? Wi-Fi, mobiles, landline, वायरलेस कंप्यूटर पार्ट्स। ऑफ कोर्स वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है आपका? पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर ए डिस्टेंस विदाउट द हेल्प ऑफ वायर्स, केबल्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। वायरलेस है तो मतलब कोई भी वायर नहीं यूज होगा उसमें। इट इज अ broad term that incorporate all the procedure and form of connecting and communication between two or more devices using a wireless signals through wireless communication technology and devices। तो जो भी वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज होती हैं, जैसे मोबाइल हो गया, वाईफाई हो गया, वायरलेस कंप्यूटर पार्ट्स, ये सारे वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। एक लैंडलाइन ही ऐसा है जो कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, क्योंकि उसमें वायर का यूज कर रहे हैं हम, उसमें हम वायर का यूज कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है आपका। वाईफाई, मोबाइल, लैंडलाइन, वायरलेस कंप्यूटर पार्ट्स, ये सारे आपके वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस हैं। उसके बाद 8 है द टीसीपी आईपी। TCP/IP transmission control protocol and IP is internet protocol. Which layer is equivalent to the combined session, presentation and application layer of the OSI model? अब TCP/IP की जो layers होती हैं,
TCP/IP की जो लेयर्स होती हैं वो 4 लेयर्स होती हैं। वो 4 लेयर्स होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं वो 4 लेयर्स? आपकी जो ऊपर की जो 3 लेयर्स होती हैं, ऊपर की जो 3 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन, सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर, ये तीनों मिलकर एक लेयर बनाती है, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। ये तीनों मिलके एक लेयर बनाती है, उसको हम एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। मतलब ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर का, तो वो कंबाइन करके हमारी एप्लीकेशन लेयर बनाती है। जो नीचे की लेयर होती है वो सबसे नीचे की जो लेयर होती है, फर्स्ट लेयर, वो नेटवर्क इंटरफेस लेयर होती है। उसके ऊपर जो लेयर होती है नेटवर्क लेयर होती है, जो थर्ड नंबर की OSI लेयर है। तो थर्ड नंबर की जो OSI लेयर है वो सेम यही इसकी सेकंड नंबर की TCP/IP की लेयर होगी। तो नेटवर्क नेटवर्क सेम हो गई। नीचे की जो 2 लेयर्स हैं, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर को कंबाइन करके एक लेयर बनाई गई है, वो है नेटवर्क इंटरफेस लेयर। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर मीडिएटर होता है एक तरह से, इसीलिए ट्रांसपोर्ट लेयर सेम ही आ जाएगा। और एप्लीकेशन लेयर 3 लेयर्स को मर्ज करके बनाई गई है। तो ये 4 लेयर्स होती हैं जो हम TCP/IP में पढ़ते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, आपसे पूछा जा सकता है कितने टाइप्स की लेयर्स होती हैं TCP/IP में, तो आप 4 टाइप्स की लेयर्स बता सकते हैं। और कौन कौन सी होती हैं? सबसे फर्स्ट होती है नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, देन एप्लीकेशन लेयर। तो इसका आंसर होगा एप्लीकेशन लेयर। In the OSI model, encryption and decryption are functions of the which layer? Encryption और decryption कौन से लेयर के ऊपर होता है? तो encryption, ये सारे फंक्शन, encryption, compression, ये सारी चीजें आप किस में देख सकते हैं? प्रेजेंटेशन लेयर में। सेशन लेयर में भी होता है, लेकिन encryption ही होता है, ओनली encryption और compression होता है। लेकिन प्रेजेंटेशन लेयर में ये सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। इसका आंसर होगा प्रेजेंटेशन लेयर। 10th है, हु इज द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विथ इन ए बिल्डिंग, प्लांट और कैंपस और बिटवीन नियर बाय बिल्डिंग। अब इसमें लैन, वैन, मैन और नन ऑफ अबव, ये चारों ऑप्शंस हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर लैन होगा। कैसे? मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। व्हाट इज लैन, व्हाट इज मैन? लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क, LAN is local area network, MAN is metropolitan area network, WAN is stands for wide area network। तो LAN जो होता है, LAN जो होता है आपका, वो स्मॉल एरियाज में काम में आता है। एक सेम बिल्डिंग, कैंपस के अंदर हम यूज कर सकते हैं LAN। और वो जो और मैन जो होता है वो हम लार्ज एरिया, एज ए सिटी, वहां पे यूज कर सकते हैं, वहां पे यूज करते हैं। उसके बाद वैन क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, पूरी वर्ल्ड वाइड वेब में आप उसको यूज कर सकते हैं, ऑल ओवर कंट्री में हम यूज करते हैं। ऑल ओवर कंट्री में उसको यूज करते हैं। तो बेसिकली लैन, वैन, मैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद लैन का जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट होती है। मैन की जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकती है। और वैन की जो ओनर्ड होती है वो वन ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैन हम आप बेसिकली ऑनलाइन एग्जाम्स में, आपके कॉलेजेस में, आपके कंपनीज में, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो एक स्मॉलर एरिया में हम जो यूज कर रहे हैं, बिल्डिंग में यूज कर रहे हैं, वो है लैन। मैन की ट्रांसमिशन स्पीड एज कंपेयर टू लैन से ज्यादा होगी। और फिर वैन की और ज्यादा हो सकती है। स्पीड इन द मैन इज एवरेज, मतलब लैन की हाई होती है ट्रांसमिशन स्पीड, मैन की एवरेज होती है, और वैन की और एज कंपेयर टू मैन से कम होती है। क्यों? क्योंकि वो ऑल इंडिया वर्ल्ड में है, तो उसकी जितने नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाएंगे तो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा जब अ, एक वाईफाई हम घर पे यूज कर रहे हैं तो उससे कितने यूजर कनेक्ट होते हैं, 8, 9, 10, जितने नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते जाते हैं उतनी उसकी स्पीड कम होते जाती है। ऐसे ही इसमें होता है।
तो लैन में नंबर ऑफ यूजर्स कम होते हैं क्योंकि वो स्मॉलर एरिया में या कैंपस में यूज किया जाता है, इसीलिए उसकी स्पीड हाई होती है। मैन में सिटी में यूज किया जाता है तो एज कम्पेयर टू लैन से स्लो होती है। और वैन में वो वर्ल्ड वाइड वेब सब यूज कर रहे हैं, इसलिए इसकी स्पीड एज कम्पेयर टू मैन एंड लैन के काफी कम होती है। तो ये तीनों में डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए क्या क्या है इनमें। उसके बाद विच एड्रेस ऑल्सो नोन एज लिंक एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ ए नोड एज डिफाइंड बाय इट लैन और वैन। तो एड्रेस डिफाइन करने के लिए कौन सा लिंक एड्रेस चाहिए? जब भी आप किसी के घर जाते हैं तो हम घर जाने के लिए क्या करते हैं, हमें एड्रेस चाहिए होता है वहां का, तभी तो हम उसके घर जा सकते हैं। कुछ ना कुछ एड्रेस या पोस्ट करना है किसी को तो उसका एड्रेस तो पता होना चाहिए, तभी तो वो पोस्ट होगा। तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल एड्रेस की। तो फिजिकल लिंक हमें चाहिए होता है उसका, कि उसका घर कहाँ है, वो कहाँ रहता है, उसका फिजिकल एड्रेस क्या होगा। फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस होता है, वो अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो इसमें यही होता है कि आपका लिंक एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ ए नोड डिफाइन एज बाय इट लैन और वैन। तो इसका आंसर है फिजिकल एड्रेस। A television broadcast is an example of which transmission mode? अब मोड्स, ट्रांसमिशन मोड्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो ये 3 टाइप्स के ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। सिंप्लेक्स में क्या होता है आपका, आपका वन वे ट्रांसमिशन होता है ओनली, मतलब मैंने आपको कुछ बोला, आपने सुन लिया, आप रिप्लाई नहीं कर सकते मुझे, ठीक है। तो ये वन वे ट्रांसमिशन होता है, उसका एग्जाम्पल होगा, इसकी एग्जाम्पल्स आते हैं, उसका एग्जाम्पल होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड से आपने एंटर किया तो कीबोर्ड आपको रिप्लाई थोड़ी करेगा, सिर्फ एंटर करा, वो प्रोसेस हो गया डेटा और आउटपुट मिल गया, तो वो आपको रिप्लाई नहीं करा। कीबोर्ड, माउस, ये सारे आपके सिंप्लेक्स के एग्जाम्पल हैं, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन के। सेकेंड होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, आपके हाफ डुप्लेक्स में ट्रांसमिशन एट ए टाइम, मतलब एट ए टाइम एक ट्रांसमिशन हो सकता है, मतलब टू वे कम्युनिकेशन होता है बट एट ए टाइम एक ही जना बात कर सकता है। टू वे कम्युनिकेशन होता है बट एट ए टाइम एक ही जना बात कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में पहले आप बात करेंगे, फिर आप स्टॉप होंगे, फिर नेक्स्ट दूसरा बात करेगा, तो एट ए टाइम एक ही जना बात कर सकता है। और फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, फुल डुप्लेक्स में साइमल्टेनियसली दोनों जने बात कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल। तो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट का एग्जाम्पल क्या होगा, सिंप्लेक्स, क्योंकि टेलीविजन ब्रॉडकास्ट कर दिया, अब उसको कौन जने देख रहा है, वहां से कोई रिप्लाई थोड़ी आ रहा है, उसने सिर्फ ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो इसका एग्जाम्पल है सिंप्लेक्स। ओके। विच एरर डिटेक्शन मेथड यूज वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक चेक? तो इसमें जो अर्थ वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक मेथड जो एरर डिटेक्शन में हम यूज करते हैं वो चेकसम होता है। चेकसम से ही हम वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू एरर निकाल सकते हैं कि कहाँ पे एरर आई है। तो एरर डिटेक्शन में सिंप्लेक्स प्रायोरिटी चेक मेथड होता है, जिसमें अगर ऑड नंबर होते हैं तो वंस ऐड करते हैं, इवन नंबर होते हैं तो, और कंटेन इवन नंबर तो वंस ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी चेक होता है, 2 डायमेंशन प्रायोरिटी चेक होता है। ये भी हम प्रायोरिटी चेक करने के लिए यूज करते हैं, एरर डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। चेकसम में हम कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट लगा के हम देखते हैं कि जो भी डेटा आया है वो करेक्ट है या नहीं है, कोई एरर तो नहीं आ रही है। अगर इनकरेक्ट है तो वो वहां पे चेक कर लेता है, चेकसम्स लगा देता है। उसके बाद साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, CRC बोलते हैं इसको, ये भी इम्पोर्टेंट चेकसम एरर डिटेक्शन मेथड होता है। इसमें आपके डिवीजन के थ्रू हम चेकसम चेक करते हैं कि कहीं पे एरर तो नहीं आ रही, तो एरर आ रही है तो कहाँ पे एरर आ रही है वो हम चेक करते हैं। तो ये आपके एरर डिटेक्शन मेथड्स होते हैं जो हमारे काम में आते हैं एरर डिटेक्ट करने में। 15th है, द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस इज, आपका जो मैक एड्रेस होता है वो क्या होता है? मैक एड्रेस सुना है आप लोगों ने कभी? मैक एड्रेस जो आपने OSI लेयर पढ़ी थी उसी में हम यूज करते हैं। मैक एड्रेस इज ए फिजिकल एड्रेस, आपका फिजिकल एड्रेस होता है, क्योंकि आपको कहीं जाने के लिए उसका फिजिकल एड्रेस भी तो पता होना चाहिए।
इसमें 2 टाइप्स के एड्रेस होते हैं. वी नीड 2 एड्रेसेस, आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस. तो आपका जो फिजिकल एड्रेस होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाइड ईच डिवाइस ऑन द गिवन नेटवर्क. तो ये आपका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये NIC network interface card, it is assigned to the NIC network interface card of each device that can be connect to the internet. NIC होता है network interface card, उसके ऊपर लिखा होता है MAC एड्रेस. आप जब भी कोई कंप्यूटर परचेज करते हैं तो उसका MAC एड्रेस होता है. तो एक आइडेंटिटी होती है उसकी कि उसके ऊपर MAC एड्रेस लिखा होता है, उसका पर्सनल एड्रेस लिखा होता है. चाहे आप लैपटॉप परचेज करें चाहे कंप्यूटर परचेज करें, उसके ऊपर मैक एड्रेस लिखा होता है. आपके मोबाइल्स में भी मैक एड्रेस लिखा होता है. तो सबके एड्रेस होते हैं, तो आप इजीली उसको डिटेक्ट कर सकते हैं मैक एड्रेस से. और आईपी एड्रेस आपके जब आपका इंटरनेट ऑन होता है तब आईपी एड्रेस वर्क करेगा. तो मैक एड्रेस की जो लेंथ होती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं इसको. ठीक है, ऑल्सो नोन एज फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, हार्डवेयर एड्रेस बोल सकते हैं, बर्न इन एड्रेस बोल सकते हैं. तो इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए. फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस और BIA, बर्न इन एड्रेस. ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स के एड्रेसेस होते हैं. उसके बाद इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 48 बिट की. तो ये हमें पता होना चाहिए, 48 बिट लॉन्ग होती है इसकी लेंथ. 16th है विच लेयर चेंज बिट्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स. तो कौन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में चेंज? वो एक ही लेयर कर सकती है, फिजिकल लेयर, क्योंकि वहीं पे वायर्स का यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल सिग्नल्स भी वहीं बन रहे हैं, ट्रांसफर भी वहीं हो रहा है. तो वो सारी चीजें कौन यूज करता है? फिजिकल लेयर. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए TDMA स्टैंडर्ड ऑफ 2.5G नेटवर्क. अब ये होता क्या है, GPRS क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेरे को आपको ये पता होना चाहिए GPRS क्या होता है. GPRS की फुल फॉर्म होती है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस. आपके पहले GPRS जब नेट ऑन होता है दैट इज कॉल्ड GPRS ऑन है, आपका नेटवर्क ऑन है, तो हम उसको बोलेंगे जनरल पैकेट रेडियो सर्विस. पैकेट्स हैं तो पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, वो है आपके GPRS, जनरल पैकेट रेडियो ट्रांसमिशन. उसके बाद है आपका GSM. आप लोगों ने सुना होगा GSM की सिम चली थी पहले, रिलायंस की. ठीक है, वो GSM की सिम जो थी वो इनबिल्ड होती थी फोन के अंदर. फोन के अंदर इनबिल्ड होती थी, वो GSM का फोन ही बोला जाता था. तो GSM की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. तो GSM का एक पूरा डायग्राम होता है. इसमें नेटवर्क 2.5G जनरेशन जो होती है, वहां से स्टार्ट हुआ था GSM. कैसी जनरेशन्स हैं, कहाँ पहले फर्स्ट जनरेशन आई, फिर सेकंड आई, फिर 2.5, 2.75, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे जनरेशन चल रही हैं. तो फिलहाल अभी हम जो यूज कर रहे हैं 4G यूज कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया में हम 5G यूज कर रहे हैं अभी. तो जो GSM है इज ए डिजिटल मोबाइल नेटवर्क that is widely used by mobile phone users in Europe and other part of world. GSM वहाँ यूज कर रहे हैं. उसके बाद है आपका HSCSD. इसकी फुल फॉर्म होती है इनहैंस डेटा रेट फॉर ग्लोबल इवोल्यूशन. इनहैंस डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन. तो ये इनहैंस डेटा रेट है ग्लोबल इवोल्यूशन का. एज की फुल फॉर्म है ये इनहैंस डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन. एज मतलब आपकी जनरेशन हो गई. आप लोगों ने देखा होगा 2.5 में जब भी आपका मोबाइल 2.5 में चला जाता है तो वहां पे एक आता है ई करके, तो एज टेक्नोलॉजी में चला जाता है. अभी आपके बना हुआ आता है उसमें, जहाँ सिग्नल्स होते हैं वहां पे बना हुआ आता है G या 4G ना. 3G भी लिखा हुआ आता है, कभी 4G भी लिखा हुआ आता है. अगर 3G से कम चले गए सिग्नल तो ई लिखा हुआ आता है, वो एज टेक्नोलॉजी में चला जाता है. तो उसमें लिखा हुआ आता है एज.
और HSCSD की हाई स्पीड सर्किट स्विच डेटा। हाई स्पीड सर्किट स्विच डेटा ये टेक्नोलॉजीज हैं जो इंट्रोड्यूस हुई थी जीएसएम सपोर्ट से ही। 2G सेकेंड जी जनरेशन में अडॉप्ट हुई थी ये जनरेशन। मल्टी चैनल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज हैं ये। तो इसका जो आंसर आएगा वो जीएसएम आएगा, क्योंकि हम जीएसएम में इज नॉट ए टीडीएमए स्टैंडर्ड फॉर 2.5G नेटवर्क का टीडीएमए स्टैंडर्ड नहीं है। टीडीएमए क्या होता है? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, ये टीडीएमए टेक्नोलॉजी है। टीडीएमए हो गया, एफडीएमए हो गया, सीडीएमए हो गया। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी है। टीडीएमए में क्या होता है? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में टाइम स्लॉट्स डिवाइड हो जाते हैं कि 5 5 मिनट में 5 मिनट का टाइम इसको मिलेगा, 5 मिनट का इसको, तो एक टाइम स्लॉट्स डिवाइड कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर देते हैं। जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं कि ये चैनल 90.8 इसको मिलेगा, 98 इसको मिलेगा, 100.4 इसको मिलेगा। तो ये फ्रीक्वेंसीज डिवाइड हो जाती हैं कि इसको ये फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, उसमें जो भी डेटा ट्रांसफर करेंगे वो कोड फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। इसमें टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी में डिवाइड करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में। 18th है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉबैक फॉर कोडलेस फोन। कोडलेस फोन में क्या ड्रॉबैक था? लिमिटेड कवरेज एरिया। ये ड्रॉबैक था, क्योंकि सिक्योरिटी का कोई ड्रॉबैक नहीं था। वायरलेस टेक्नोलॉजी वो है नहीं, मोबाइल है नहीं, तो आपका लिमिटेड कवरेज एरिया। ड्रॉबैक क्या था? लिमिटेड कवरेज एरिया का ड्रॉबैक था, क्योंकि आप उसको उठा के थोड़ा सा भी दूर जाएंगे तो आपकी कवरेज की प्रॉब्लम आती है, मतलब आपको सुनाई नहीं देगा, क्लियर सुनाई नहीं देगा, इसीलिए वो उसका ड्रॉबैक। ये सारी चीजें आप वायरलेस कम्युनिकेशन में पढ़ रहे हैं, जो इसी का ही पार्ट है।